डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएससी राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय भाषा अध्ययन संबंधी कार्य समझाऊंगी। भारत में प्राचीन काल से ही भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन होता आया है। संसार के आधुनिक भाषा विज्ञानी मानते हैं कि इस क्षेत्र में जितना व्यापक और सर्वोत्कृष्ट कार्य भारत में हुआ है, वैसा संसार में अन्यत्र नहीं। आधुनिक भाषा विज्ञान के पिता माने जाने वाले ब्रूमफील्ड अपने लैंग्वेज नामक ग्रंथ में पाणिनि के विषय में लिखते हैं, This grammar is one of the greatest monument of human intelligence. No other language to this day has been so perfectly described. हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन बी कैरोल ने तो यहाँ तक लिखा है कि पश्चिमी विद्वानों ने सर्वप्रथम पाणिनि से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में व्याख्यात्मक व ऐतिहासिक अध्ययन सीखा है। भारतीय भाषा अध्ययन संबंधी कार्य को दो भागों में विभाजित करके ही समझा जा सकता है, प्राचीन व आधुनिक। प्राचीन अध्ययन। प्राचीन भाषा अध्ययन को हम सुविधा की दृष्टि से वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में विभाजित कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम वैदिक भाषा में किए गए अध्ययन कार्य को समझेंगे। इसमें सर्वप्रथम ग्रंथ आता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में देवताओं ने इंद्र से भाषा के टुकड़े करने की प्रार्थना की है। इससे पता लगता है कि उस काल में वाक्य का विभाजन कर शब्दों का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। इसके बाद अगला ग्रंथ आता है ब्राह्मण और आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों की तुलना में आरण्यक ग्रंथों में भाषा का अध्ययन अपेक्षाकृत विकसित हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा का अध्ययन पूर्णतः शुद्ध नहीं था। जैसे अपाप को अप धन अप के रूप में विभाजित किया गया था, जबकि अधन पाप होना चाहिए था। अगला ग्रंथ इसमें आता है पदपाठ। पदपाठ में अध्ययन के अंतर्गत मंत्रों को पदों में विभाजित किया गया। संधि और समासगत शब्दों को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया। अगला ग्रंथ है प्रातिशाख्य। वेदों का अध्ययन स्वराघात व संगीतात्मक था, अतः उच्चारण की शुद्धता बनाए रखने के लिए ध्वनियों का अध्ययन अपेक्षित था। वेदों की प्रत्येक शाखा की ध्वनि के अध्ययन के लिए जो ग्रंथ लिखे गए वे प्रातिशाख्य कहलाए। वर्तमान काल में उपलब्ध प्रातिशाख्य पाणिनि के पाठ के माने जाते हैं। प्रातिशाख्यों में जो अध्ययन किया गया वो इस प्रकार है। अपनी अपनी संहिताओं के उच्चारण को सुरक्षित रखने के लिए स्वराघात, मात्राकाल तथा उच्चारण संबंधी नियमों का निर्माण किया गया। ध्वनियों का वर्गीकरण इतनी प्रौढ़ता से हुआ जो आज भी प्रचलित है। पदों के 4 भाग किए गए, नाम या संज्ञा, आख्यात या क्रिया, उपसर्ग और निपात। पदों का आरंभिक विश्लेषण तथा संज्ञा के लक्षण आदि का भी निर्धारण हुआ। इसके बाद का जो ग्रंथ पाया जाता है वह है शिक्षा ग्रंथ। शिक्षा ग्रंथों में ध्वनियों का सैद्धांतिक विवेचन है। आज लगभग 40 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं। पाणिनि ने भी शिक्षा शास्त्र लिखा है। इनमें ध्वनि स्वरूप, वर्गीकरण, सुर और अक्षर पर विचार किया गया है। इसके पश्चात पाया जाने वाला ग्रंथ है निघंटु। वैदिक शब्दों के संग्रह ग्रंथ निघंटु कहलाते हैं। आज केवल एक निघंटु ग्रंथ उपलब्ध है। इसमें 5 अध्याय हैं। प्रथम 3 में शब्दों को पर्याय क्रम से रखा गया है। चौथे अध्याय में वेदों के क्लिष्ट शब्द व 5वें में वैदिक देवताओं के नाम आते हैं। अगला ग्रंथ है निरुक्त। निरुक्त ग्रंथ वास्तव में निघंटु की व्याख्या है। इस प्रकार यह अर्थ विचार का प्राचीनतम प्रयत्न है। इसमें शब्द की व्युत्पत्ति कर उसका अर्थ प्रस्तुत किया गया है। इसके रचयिता यास्क हैं। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। शब्दों के अर्थ समझाने का इसमें प्रयास किया गया है। पूर्ववर्ती व समकालीन व्याकरणों के नाम देकर व्याकरणिक अध्ययन का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। शब्दों का सामाजिक व ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। भाषा की उत्पत्ति व गठन का अध्ययन किया गया है। वाणी के मुख से भिन्न अन्य अवयव संकेतों को भी भाषा का अंग माना गया है। शंकाएं कर शब्दों के अर्थ का समाधान किया गया है। यह बतलाता है कि शब्दार्थ स्थिर रहता है, इच्छा पर आधारित नहीं, तथा सूक्ष्मतम अर्थ का बोध सरलता से हो जाता है।
शब्दों के मूल में धातुएं हैं। इस प्रकार के अनेक बातें जो हैं वो इस ग्रंथ में पाई जाती हैं। अब तक किया गया अध्ययन वैदिक भाषा के संदर्भ में था। इसके उपरांत पाया जाने वाला अध्ययन संस्कृत भाषा को लेकर किया गया है। इसमें सबसे पहले आते हैं पाणिनि व्याकरण। निरुक्त के बाद व्याकरण ग्रंथ आते हैं। इनमें भाषा व पद संबंधी समस्याओं का समाधान था। शब्द की व्युत्पत्ति की इसमें प्रधानता रही। यास्क के बाद आपशाली, कात्यायन, गार्ग्य, इंद्र आदि 50 वैयाकरणों के नाम मिलते हैं, पर वे उपलब्ध नहीं हैं। व्याकरणों के क्षेत्र में जो यश पाणिनि को मिला वह किसी अन्य को नहीं मिला। इनकी अष्टाध्यायी बहुत प्रसिद्ध है। 8 अध्यायों और 3980 सूत्रों में संपूर्ण संस्कृत भाषा के नियमों को आबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त धातुपाठ, लिंगानुशासन व उणादि सूत्रों का भी उन्होंने निर्माण किया। पाणिनि ने ध्वनियों का वर्गीकरण, संधिगत, आगम, लोप, विकार, आदेश आदि का विवेचन किया। रूपों को सुबंत और तिगंत भागों में बांटा और प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का विधिवत वैज्ञानिक विभाजन किया। समास और कारक में वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान का भी अध्ययन किया। कहना चाहिए कि पाणिनि ने समस्त भाषा रूपों का अध्ययन कर उसके नियमों का निर्धारण किया। इनके पश्चात आते हैं कात्यायन व पतंजलि। पाणिनि के बाद कात्यायन का नाम आता है। उन्होंने पाणिनि व्याकरण में जो त्रुटियां या अपवाद थे उनके लिए वार्तिक बनाए जो सूत्रों की तरह थे। कात्यायन के बाद पतंजलि का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल पाणिनि के सूत्रों का भाष्य प्रस्तुत किया, बल्कि कात्यायन ने पाणिनि की जो आलोचना की उसका भी उत्तर दिया। महाभाष्य में ध्वनि, वाक्य, वाक्य भेद, शब्द, अर्थ संबंधी आदि विषयों की विस्तार से विवेचना की गई है। महाकाव्य का विवेचन भी दार्शनिक है। भाषा के क्षेत्र में पाणिनि, कात्यायन व पतंजलि ये तीनों मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं। इसके पश्चात टीका ग्रंथ लिखे गए। मुनित्रय के पश्चात मूल ग्रंथों के स्थान पर टीका ग्रंथों की अधिकता दिखाई देती है। अष्टाध्यायी की जयादित्य और वामन लिखित काशिका टीका, महाभाष्य की भर्तृहरिकृत महाभाष्य दीपिका और कैयट की महाभाष्य प्रदीप टीकाएं प्रसिद्ध हैं। इन टीका ग्रंथों की को भी मूल जैसा महत्व मिला है। इन टीकाओं की भी टीकाएं लिखी गई, जिनमें नागेश भट्ट की महाभाष्य प्रदीप टीका पर उद्योग नामक टीका है। भर्तृहरि की वाक प्रदीप टीका व्याकरण का दर्शन माना जाता है। भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनि सूत्रों का एक क्रम अलग से बनाया और उसकी वृत्तियां लिखी। उनका ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी काल में कातंत्र, मुग्धबोध और सरस्वती चंद्रिका नामक व्याकरण ग्रंथ लिखे गए। वे प्रसिद्ध हुए, पर इनमें पाणिनि के अष्टाध्यायी जैसी वैज्ञानिकता नहीं थी। इन ग्रंथों को देखने से यह पता लगता है कि भाषा विज्ञान वस्तुतः भारतीय मस्तिष्क की उपज है। इसके उपरांत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में भी कुछ अध्ययन कार्य किया गया। वररुचि का प्राकृत प्रकाश प्राकृतों का प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसके 9 अध्यायों में महाराष्ट्री प्राकृत और शेष 3 में पैशाची, मागधी और शौरसेनी प्राकृतों के नियम वर्णित हैं। इसके बाद हेमचंद्र का शब्दानुशासन है, जिसके 7 अध्यायों में संस्कृत व 1 अध्याय में प्राकृत अपभ्रंश का विवेचन है। इसके बाद मार्कंडेय का प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ आता है। पाली भाषा का भी देश में प्रभुत्व रहा है। इसके भी अनेक व्याकरण लिखे गए हैं। इनमें कात्यायन और योगलान मोगलायन के रचित व्याकरण काफी प्रसिद्ध हैं। कुछ अन्य ग्रंथ भी इस काल में पाए जाते हैं, जो कि साहित्य शास्त्र, मीमांसा शास्त्र एवं तर्क शास्त्र और तंत्र शास्त्रों से संबंधित हैं। इनमें शब्दों की अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शक्तियों का विवेचन हुआ है। इनमें तात्पर्य, पदार्थ, वाक्यार्थ, अर्थ विस्फोट आदि का भी विवेचन हुआ है। साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर व शब्द शक्ति प्रकाशिका आदि ग्रंथों का व्यापक महत्व रहा है। तर्कशास्त्र में न्याय
सूत्र, मुक्तावली, कारिकावली आदि की बहुत ख्याति रही है। तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में भाषा विज्ञान के सभी अंगों, ध्वनि, रूप, पद, वाक्य और अर्थ पर बहुत गहराई एवं विस्तार से अध्ययन हुआ है। इनमें वैदिक भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का विश्लेषण हुआ है। इन्हीं के आधार पर आज हमें अपनी भाषाओं की विकास यात्रा का व्यवस्थित स्वरूप पता लगता है। अपना व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करती हूँ।